गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि अगर कोई ये हमारा ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल ए बी सी, और इसकी साइड सी को हमने आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया। कहाँ तक ले गए? सी डैश तक। तो इस प्रोड्यूस्ड साइड का इस साइड से जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को ही क्या कहते हैं? इस एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो सी को छोड़ करके जो एंगल बच गए वो क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा और दिस एंगल इज बीटा। तो थीटा इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, इसलिए आप इसे अपने ध्यान में रखिए और इसको यूज करके हम लोग अगला फार्मूला डिराइव करेंगे। क्या? रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। तो इन सब एलिमेंट्री चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको डेरिवेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएंगी। और नहीं तो आप इन एलिमेंट्री चीज़ों को नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पहले के वीडियो सब देखिए, बार बार देखिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब लिखिए साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन कन्वेंशन। तो ये एक परंपरा होती है जिसको कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग फॉलो करते हुए आए हैं, तो हम भी इसका पालन करेंगे। जैसा कि हमारे मम्मी पापा बता दिए कि भैया बड़ों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। तो उसी प्रकार से ये साइन कन्वेंशन क्या है कि कोई रूल नियम है और इसी के अनुसार हम मानते हुए आगे का डेरिवेशन करेंगे। और ये कोई नया कन्वेंशन नहीं है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हमने डॉट डॉट लाइन से इसीलिए बना दिया। ये प्लेन हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। कर्व्ड में दो केस है, या तो वो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है कोई। बनाते जाइए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आवाज़ के साथ लिखते जाएंगे तो ये छोटी राइटिंग है, आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो ये क्या है? डॉट डॉट लाइन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? ये जो मिडिल पॉइंट है उसको कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं? POLE। तो इस पोल से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन कंसीडर करना है जो कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ये हमने एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्रिंसिपल साहब हम लोग के स्कूल के होते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हम तो थियरी वाला लिख दिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वही हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब हम मेजरमेंट करेंगे। तो दो बात हमने डिसाइड कर लिया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अब कन्वेंशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम पुट करते हैं किधर? लेफ्ट साइड में। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी परंपरा है कि जब भी प्रॉब्लम में बनाएंगे ऑब्जेक्ट को किधर? लेफ्ट साइड में। ऐसे खड़े हो जाइए। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा? राइट साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस का मेजरमेंट इस पोल से शुरू करते हैं।
पोल से जब शुरू करेंगे, पोल का एक्टिंग वैसे ही है जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हम लोगों का क्या होता है, ओरिजिन का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो डिस्टेंस को क्या मेजर करते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, कोई नई चीज़ थोड़े है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल के राइट में, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट में डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में जो होगा मेजरमेंट वो क्या होगा, माइनस। तो इसके पहले भी हम लोग जानते थे कि ओ एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस एक्स डैश डायरेक्शन में निगेटिव होता है, तो यहाँ भी वैसे ही है। इसके बाद ये इसको वाई एक्सिस समझिए, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या समझिए, वाई एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस, एक है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट, और एक है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ये इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने डिस्टेंस को देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इस साइन कन्वेंशन को अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये P क्या है, पोल, ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये डॉटेड लाइन क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में जो मेजर करेंगे वो निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इस डायग्राम की सहायता से और मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार इस साइन कन्वेंशन को समझ लेंगे। अब रिफ्रैक्शन देखते हैं, और इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या कहते हैं, नॉर्मल, उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब बार बार इसका प्रयोग करेंगे और आप सोचेंगे कि सर जी ये वाला कैसे हो गया। तो ये वाला बात इसलिए आपको समझ में नहीं आती क्योंकि आप पीछे की चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ध्यान में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं रखना है, आई को ध्यान में रखना है, आर को ध्यान में रखना है, और स्नेल्स लॉ को ध्यान में रखना है। 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब भी इन एंगल को बनाएंगे तो उनका डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए। डेफिनेशन क्या है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है और हम इसको बना लेंगे। तो हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला एट कॉनकेव सरफेस, एट, पहले कॉन्वेक्स का कर लेते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स होगा और स्फेरिकल होगा, यानी जो भी सरफेस बनेगा वो एक स्फीयर से, जैसे देख सकते हैं कि अगर ये कोई भी ब्लॉक है, हमारे पास ये ब्लॉक है, अभी डायग्राम ना बनाइए, पहले समझ लीजिए, और इसमें से हमने एक ऐसा फिगर काट लिया ऐसे, और ये वाला पोर्शन हमने फेंक दिया, ठीक है, क्योंकि जब ये गोला खींचेंगे तो ये किसी गोले का भाग होगा। और इस प्रकार से कटिंग, तो ये डॉटेड वाला कटिंग नहीं किए, केवल ये वाला पोर्शन काट के हमने फेंक दिया। तो क्या हमको दिखाई देगा सामने से, वो इस प्रकार का उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा हमारा ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है, ये जो ड्रॉ करा है। तो हमको जो है इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर क्या कराना है, रिफ्रैक्शन कराना है। तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें रे क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो बनाइए अब फाइनल डायग्राम।
ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स सरफेस और ये किसी ब्लॉक से काट के निकाल लिया गया था। इस सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है ये है हमारा पोल। इस पोल पे जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो किसी भी स्फेरिकल इसका कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर क्या होता है? ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है किसी स्फीयर का पार्ट है, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसके सेंटर को क्या कहते हैं? इस कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसको हमने डॉट से बनाया है और इस डॉट को क्या कहते हैं? पोल। अब एक ऑब्जेक्ट हम यहां पर रख देते हैं जिसका कि इमेज हमको बनाना है। तो जब भी इमेज बनाना हो तो हमको 2 रे लेनी होती है। कितनी रे? 2 रे। 2 रे जब तक वहां से नहीं निकालेंगे तब तक इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक हमने ये भी केस किया था कि अगर कोई ये सरफेस है और इस पर नॉर्मल के एलांग अगर कोई रे गई तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? यहाँ आई की वैल्यू 0 तो आर की भी वैल्यू क्या निकलती है? 0। इसको मैंने कराया था, आप देख लीजिएगा वीडियो, पिछले वीडियो को। यानी वो इसी के एलांग चली जाएगी। तो आप लोग सोचते हैं कि इसमें क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 0 है तो आर की भी वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल के एलांग कोई अगर रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के एलांग ही दूसरे मीडियम में चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि यहाँ रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी साइन आई अपॉन साइन आर वो कांस्टेंट है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 है। क्यों 0 है? कि रे भी इसी के एलांग आ रही है और नॉर्मल भी यही है, तो नॉर्मल से इसके बीच का एंगल कितना है? 0। और इसी के एलांग चली गई है, आर की वैल्यू 0 आई, तो एक तब संभव है जबकि ये नॉर्मल के एलांग चला जाए। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बार बार ये डायग्राम बनाएंगे और आप कहेंगे कि सर जी आप क्या कर रहे हैं। तो ये पिछले रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे तो रे ऑप्टिक्स बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जब भी आपका देखिए ऑनलाइन क्लासेस में ये भी फ़ायदा है कि मान लीजिए कोई लेक्चर आप मिस कर गए हैं तो उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो को देखिएगा, ये सब मैं बताया हूँ। तो यहाँ भी सॉरी 2 रे लेंगे। एक रे ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी रे यहाँ से वो चली और इस पॉइंट टी पर क्या की? वो इंसिडेंट हो गई। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो एक रे तो हमने ओटी को ले लिया, दूसरी रे जो है वो इस नॉर्मल के एलांग, नॉर्मल क्या होता है कर्व्ड सरफेस पे? सेंटर और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल यानी ये 90 डिग्री पर नॉर्मल बना हुआ। तो अगर कोई रे नॉर्मल के एलांग इंसिडेंट होगी तो कैसे जाएगी? वो नॉर्मल के एलांग चली जाएगी, यानी इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। तो ये पहला हो गया। दूसरी रे, पहली रे तो ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई। तो इस इंसिडेंट रे को हमने इंसिडेंट कराया और रिफ्रैक्टेड करती, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। O से P तक इंसिडेंट रे और P से आगे इस मीडियम में जो रे जा रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का। और सेकंड केस में क्या है? रे OT है, अभी इसका रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो ये क्या, अगर ये मीडियम नहीं होता तो जाने को कहाँ जाती? देख लो, अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे जाना चाह रही थी, मगर इसके रास्ते में ये सेकंड मीडियम हो गया। लेट अस सपोज दैट दिस मीडियम इज 1 और दिस मीडियम इज 2। तो इस मीडियम का जो बाहर वाला मीडियम, जिस मीडियम में ये रखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n1, और ये जो सेकेंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n2। अब
इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक, यानी उनमें डिफरेंस कम ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ जो n1 है वो कम है और n2 क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हमने कंडीशन लिख दिया वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट मीडियम। तो अब इसका मतलब रे कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर जाए रे तो क्या होती है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो उस थियरी को इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बात की पॉइंट टी पर हमें नॉर्मल ड्रा करना होगा। तो एक सिंपल थियरी है, क्या नॉर्मल ड्रा करना होगा, तो उस गिवन पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं तो हमें नॉर्मल मिल गया। तो ये हम यहाँ नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं किस पॉइंट पे, टी पे। कैसे मिलेगा, इस टी को सी से मिला दिया और इधर भी बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है इसका नाम हम कुछ रख देते हैं सी एन। सी से एन वाली जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल एट पॉइंट टी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल जो है हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। यहाँ पर नॉर्मल मिलाना होगा तो इस सेंटर से इसको मिला दिया तो ये यहाँ का नॉर्मल हो गया। यहाँ पर अगर नॉर्मल मुझको खींचना होगा तो इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया तो क्या हो गया, ये यहाँ का नॉर्मल हो गया। अगर इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रा करना है तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया तो ये यहाँ का नॉर्मल हो गया। तो इस पॉइंट का यानी यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये। तो कर्व्ड सरफेस में किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रा करना हो, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं मिलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें ये बताना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है और एंगल ऑफ, क्योंकि हमको रूल लगाना है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई कहाँ पे है और आर कितना है ये सब बताना पड़ेगा हमको। तो इसलिए हम पॉइंट टी पर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दिख ही रही है, तो इसके बीच के एंगल को क्या कहेंगे, आई, बाय डेफिनेशन। आई क्या होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो अब इसका रिफ्रैक्शन दिखाना है, इस ओटी रे का रिफ्लेक्शन नहीं। तो ये क्या करेगी, जब ये जा तो रही थी ऐसे और ये हमारा नॉर्मल, तो ये इसकी ओर बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो गई, अब वो ऐसे जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्या की, जा तो रही थी ऐसे, बेंड हो गई, तो ये ऐसे बेंड होकर के आगे चली जाएगी। मगर जब इसके पाथ को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी पॉइंट आई से आते हुए लगती है। किस रे को, इस टी, और इसको हम एम नाम रख देते हैं। इस टीएम जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके पाथ को अगर पीछे की ओर खींचे तो ये किसी पॉइंट आई से आती हुई लगती है। और ये जो पाथ रिफ्रैक्टेड रे का है पीसी, इसके पाथ को जरा पीछे की ओर खिसकाओ, पीछे खिसकाते हैं तो ये भी कहाँ से आती है, वो आई से आती हुई लग रही है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको जो जो एंगल चाहिए एंगल को बनाएंगे। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो एंगल हुआ ये आई, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच का जो एंगल है ये क्या हो गया, आर। ये नहीं, ये तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये इसके बीच का जो एंगल ये क्या हो गया, आर। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई। अब ये एंगल तो हमको पता नहीं है, तो ये एंगल क्या मान लेंगे, अल्फा। ये भी एंगल नहीं पता है तो इस एंगल को क्या मान लेंगे, बीटा। ये वाला एंगल भी नहीं पता है तो इस एंगल को क्या मान लेंगे, गामा। तो लेट डायग्राम बनाने के बाद एंगल, डायग्राम में देखिए कौन सा, टी आई पी,
क्या है? अल्फा, TIP, एंगल TOP, कितना हमने मान लिया? बीटा। एंगल TCP, कितना मान लिया? गामा। ये हमने मान लिया। अब स्नेल्स लॉ लगाइए। बाय स्नेल्स लॉ, वैज्ञानिक लोगों का नाम भैया बड़े से लिख देते हैं। बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? 1n2, देखिए रे कहां से जा रही है? मीडियम 1 से 2, तो क्या लिखेंगे? 1n2 साइन आई, दैट इज एंगल फॉर्म्ड इन मीडियम 1, कितना बन रहा है? आई, तो साइन आई अपॉन रिफ्रैक्शन, सेकेंड मीडियम देखिए बन रहा है ना, कितना? आर। 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और 1n2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। और एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट बताया था क्या? कि जब ये एंगल छोटे हों, आई और आर छोटे हों, उस केस में क्या हो जाएगा? n2 अपॉन n1 इक्वल टू आई अपॉन आर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने बताया था, क्या बताया था भाई? ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट कि साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, और साइन आर ये भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। कब? व्हेन आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। अगर आई, ये जनरल फार्मूला, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कब? थीटा जब बहुत छोटा हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट बताया था, और देखिए वो आ गया ना। इसीलिए कहा था कि जो भी रिजल्ट हो उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो बार बार ये सब आएगा और आप कहेंगे कि कहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और डायग्राम को हम रखे रहेंगे और इतना थोड़ा थोड़ा मिटा मिटा के लिखेंगे। अभी तो जगह हमारे पास है, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं साइड हो गया हूँ। अब क्या करेंगे देखिए डायग्राम से। अब ये आई और आर की वैल्यू हमें रखनी है, किसके टर्म्स में? अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहां से? इस पॉइंट टी से प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम NM और टी हो गया। और इसको क्या रख सकते हैं? ABCD कहीं लिखे नहीं रखे हैं, तो ये TR लिख देते हैं, कोई बात नहीं। R नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सिंबल अभी आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई अपने से नाम बताइए। चलिए गजेंद्र सर का G लिख देते हैं, ठीक है, TG। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमने मान लिया h। तो इस लेट में जो है इधर लिख लीजिए, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमने क्या मान लिया है? TG इक्वल टू h। O हमारा ऑब्जेक्ट है। O क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसका इमेज कहाँ पे बना हुआ है? आई पे। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन तीन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे।
वो जो डिस्टेंस पोल से होता है इसको क्या लिखते हैं, u। अब जरा देखिए ये जो डिस्टेंस है वो पोल के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो पोल के चूंकि लेफ्ट में है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज निगेटिव। तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और सिंबल क्या होगा, u। इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। अब देखिए इमेज किधर बना हुआ है, लेफ्ट में, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, राइट में, पोल के राइट में, तो ये कैसा हो जाएगा डिस्टेंस, पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहां से, पोल तक का, ये पोल है ना, तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो u हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v हो गया इमेज का डिस्टेंस, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये tg हो गया, ये u क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लिया, लिख लिया। तो इतना एक इक्वेशन 1 को छोड़ करके बाकी सब हम मिटा देते हैं। और आते ही आज के लेक्चर में बताया था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो जरा इस ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल TOC, इन ट्रायंगल TOC। इस TOC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देखिए ये जो है ओरिजिनल साइड है, TOC में नहीं भाई, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इधर है, तो TOC, ठीक है, TOC, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, NTO, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इसके अंदर में कौन बना है, बीटा और गामा। तो इसका मतलब I जो होगा एक्सटीरियर एंगल बीटा और गामा के सम के इक्वल होगा, बीटा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा R को देखो, R किसका है, इस TIC, इन ट्रायंगल TIC, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है देखो, ये TM जो है हमारी रिफ्रैक्टेड रहे, और इसको पीछे की ओर जो हमने बढ़ाया तो कहाँ से, वो I से आ रही थी, तो TIC ये क्या हो गया, R इक्वल टू R, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर में कौन बचा, अल्फा और गामा, अल्फा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इनकी वैल्यूज को, I और R की वैल्यूज को कहां रख देंगे, यहां पे। I और R की वैल्यू कहां रखेंगे, तो बाई 1, 2 एंड 3, बाई 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या पा जाएंगे, I की वैल्यू रखो भाई, N1 ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा इक्वल टू N2 ब्रैकेट में R की वैल्यू कितनी मिली, अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
बाकी सब हम मिटा देते हैं, इनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो ये मैं मिटा दिया। समझते जाइए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू मे आस्क योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। इसको भी मिटा देते हैं, ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब तो मैं आपको बता ही दिया, ये भी साफ कर दिया। डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब आ जाते हैं। अब इस बीटा, गामा, अल्फा, गामा, इन सब की वैल्यू को निकालना है। तो एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल अल्फा के लिए लिखो, नाउ tan अल्फा, अल्फा कहाँ बना है ये, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस है देखो, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या है v, और इन डिस्टेंस को देखो, ये डिस्टेंस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा प्लस h, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव। नीचे देखो बेस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है माइनस v। ठीक, अब यदि अल्फा छोटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू h अपॉन माइनस v। यहां पर क्या लिख देंगे, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, जब वेरी स्मॉल हो उसी केस में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी रिजल्ट बताया था कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। तो इस tan अल्फा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, अल्फा, और राइट में ये तो था ही, तो अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब निकालिए tan बीटा, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखिए बीटा है परपेंडिकुलर, वही प्लस h। अब बीटा कहाँ से, O से P तक का डिस्टेंस कितना है माइनस u, कितना मिला, कितना मिल गया। तो ये भी अगर एंगल बीटा छोटा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा प्लस h। अब प्लस क्या लिखेंगे, अब तो सॉल्व ही कर रहे हैं, h अपॉन माइनस u। एंड tan गामा, tan गामा, गामा कहाँ बना हुआ है ये, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ h, ऊपर की ओर डिस्टेंस है तो प्लस h। डिस्टेंस देखो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक का डिस्टेंस कितना है, राइट में है तो प्लस r। और ये गामा एंगल अगर छोटा हो तो उस केस में क्या लिखेंगे, गामा इक्वल टू, यानी tan गामा को क्या लिखेंगे गामा, और राइट में h अपॉन r है। यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें मिल गई। इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन 4 वी गेट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पुटिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4 वी गेट, जो पाएंगे उसको मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आप ये वाला लाइन ना लिखिएगा, n1 तो n1 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, h अपॉन माइनस u, प्लस गामा, गामा की वैल्यू h अपॉन r। इसके बाद n2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, h अपॉन माइनस b, प्लस गामा की वैल्यू h अपॉन कैपिटल R। बाकी सब ये मिटा देती हैं, ये तो पहले का था, लिख लिया, इतना लिख लीजिए। अब हमको क्या करना है,
यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, h कॉमन कर लिया। तो h जब कॉमन होगा तो h n1 ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1/r माइनस 1/u n2 ये h इधर में क्या मिलेगा ये माइनस ये प्लस 1/r माइनस 1/v मिल जाएगा। h से h मर गया बेचारा। अब देखिए ये सिमिलर क्वांटिटी है, कौन सी, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, तो इस क्वांटिटी को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे। तो ये है n1/r, इधर आएगा तो क्या मिलेगा माइनस हो जाएगा, तो नहीं तो एक लाइन लिख लीजिए n1/r माइनस n1/u, इधर n2/r माइनस n2/v। अब क्या मिला, ये जो सिमिलर क्वांटिटी है कौन वाली, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है r, तो इनको एक तरफ कर लेंगे। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा r, और यहाँ पहले से n2 बैठा हुआ है और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -1 नहीं भैया -n1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये क्या लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर refraction on convex spherical surface। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर ये हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर हो जाए और सेकेंड मीडियम जो है वो ग्लास हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम जो है हमारा अगर एयर है उस केस में इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे, तो नोट लिखिए। नोट इतना लिखने के बाद ये जो हेडिंग है कंप्लीट हो गई है। नोट इफ मीडियम 1 is air, then क्या हो जाएगा n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये जो n2 लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव क्या है n। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n मान लिया, और फर्स्ट मीडियम एयर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो एयर का, डायमंड का, वाटर का और ग्लास का ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया किस इक्वेशन में, इस वाले में। कौन सा इक्वेशन, हमने स्टार मान लिया। देयरफॉर बाय इक्वेशन स्टार वी गेट, रख दो n1 की n2 की जगह पर हमने n/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 की जगह पे n1 की जगह पे 1/r। तो अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो उस केस में केवल सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा अपॉन v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r।
तो इस फार्मूले को, ये स्पेशल केस है, अगर फर्स्ट मीडियम एयर ना हो तो इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप जनरल फार्मूला इस स्टार इक्वेशन को ही याद रखिए, इससे लगाइए, सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। जब भी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वी, यू और आर विथ साइन रखेंगे, साइन के साथ। तो यहाँ रिमार्क लिखिए। तो नोट पाए हैं, आप घूसखोर व्यक्ति हो गए हैं ना, तो नोट आपने ले लिया। तो रिमार्क, वाइल यूजिंग फार्मूला स्टार we put the values of u, v and r with proper sign. Remark. नोट आपने लिया तो हम लोग यही ना कहते हैं कि भैया नोट तो तुम ले रहे हो, मेरा काम जरूर कर देना। तो आप लोगों ने नोट लिया है, तो अब रिमार्क शर्त क्या होगी कि while using equation star put the values of u, v and r with proper sign। तो जल्दी से लिखिए, while using formula star we put the values of u, v and r with proper sign। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर 6 यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।